मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वो बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पहला पेपर का टॉपिक था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स में हमने थॉमस हॉब्स के निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद पर विचार देखे थे। व्यक्तिवाद के कल हमने जो किया था वो व्यक्तिवाद के विभिन्न रूप किए थे। व्यक्तिवाद के कौन कौन से रूप हैं वो हमने कल कर लिया था। आज हमारा जो थॉमस हॉब्स का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है तो हॉब्स के राजदर्शन की आलोचना। हॉब्स के राजदर्शन की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। हॉब्स के राजदर्शन की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। देखिए, कोई भी विद्वान या विचारक जब अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो उसकी आलोचना की जाती है। दूसरे विद्वानों के द्वारा या दूसरे विचारकों के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है। इसी प्रकार हॉब्स का जो राजदर्शन था उसकी भी आलोचना की गई। हॉब्स के विचारों का प्रकाशन होने के साथ ही उसे कटु आलोचना का सामना करना पड़ा। जैसे ही हॉब्स ने अपने विचारों का प्रकाशन किया उसे कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। राजतंत्रवादी, जो राजतंत्रवादी थे, राजतंत्रवादी, संसदवादी, संसदज्ञ, संसदवादी और धर्म अधिकारी, जो धर्म के अधिकारी थे, सभी उससे हर प्रकार से नाराज़ थे। सभी उससे नाराज़ हो गए थे, चाहे वो राजतंत्रवादी थे, चाहे वो संसदवादी थे, चाहे वो धर्म अधिकारी थे, सभी उससे नाराज़ हो गए थे। विधि शास्त्री तो उसे संकीर्ण, अनभिज्ञ और उत्पीड़क समझते थे। विधि शास्त्री ने क्या कहा कि हॉब्स क्या है? हॉब्स संकीर्ण है, अनभिज्ञ है और उत्पीड़क है, उत्पीड़क समझते थे। लॉक और रूसो, आगे हम देखेंगे थॉमस हॉब्स के बाद जॉन लॉक और रूसो। लॉक और रूसो भी उसके आलोचक थे। लॉक और रूसो ने भी उसकी आलोचना की है। लॉक और रूसो भी उसके आलोचक थे। बेंटली, एक विद्वान हुए बेंटली, ने हॉब्स को नैतिक पतन का जिम्मेदार ठहराया था। नैतिक पतन का जिम्मेदार ठहराया था। बेंटली ने हॉब्स को नैतिक पतन का जिम्मेदार ठहराया था। उनके ग्रंथ, हॉब्स का जो ग्रंथ था लेवियथान, उसकी भी कटु आलोचना की गई, उसकी भी आलोचना हुई, उसकी भी कटु आलोचना की गई थी। क्लैरेंडन, एक और विद्वान हुए क्लैरेंडन, क्लैरेंडन ने विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास में ना हॉब्स की पुस्तक जला देनी चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास में क्लैरेंडन के शब्द हैं, हॉब्स की पुस्तक जला देनी चाहिए। और मैंने कभी भी ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में हो। जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में हो। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो ये क्लैरेंडन के शब्द हैं कि हॉब्स की पुस्तक को जला देना चाहिए। हॉब्स की जो पुस्तक है लेविथान, उसको जला देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने ऐसी पुस्तक कभी भी नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार ब्रैम हिल, एक और विद्वान हुए, ब्रैम हिल ने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, ब्रैम हिल ने क्या कहा था? यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इन्वर्टेड कॉमास, यह ग्रंथ जो लेवियथान है, यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है, जितनी गड़बड़ इसने पैदा की है, उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता। मतलब उसने लेवियथान की तुलना किससे कर ली? सूअर से। तो क्या कहा उन्होंने? ब्रैम हिल ने कहा था इन्वर्टेड कॉमास में, यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। हॉब्स का ग्रंथ लेवियथान जो है सबको आग लगाने वाला है। इसने इतनी गड़बड़ पैदा की है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ पैदा की है, इसने इतनी गड़बड़ पैदा की है जितनी कि वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकते हैं, सूअर भी पैदा नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थे
किसके विचार? ब्रह्महिल के विचार। अब आते वाहन के अनुसार। वाहन एक और विद्वान हुए वाहन, उन्होंने क्या कहा है, जहाँ तक राजनीतिक विचार के संजीव विकास का प्रश्न है, राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, राजनीतिक विचार जो उसके सजीव विकास का प्रश्न है, लेविथान एक प्रभावहीन तथा निष्फल ग्रंथ रहा है। लेविथान क्या है? लेविथान एक प्रभावहीन एवं निष्फल ग्रंथ रहा। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। वाहन ने क्या कहा? वाहन ने कहा जहाँ तक राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, मतलब राजनीतिक विचार के विकास का प्रश्न है, लेविथान एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ रहा है। लेविथान क्या है? एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इस प्रकार हॉब्स के दर्शन की जो आलोचनाएं सामने आती हैं उसके अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं में आलोचनाओं को देखा जा सकता है। पहला है मानव स्वभाव संबंधी निराशावादी धारणा। मानव स्वभाव संबंधी निराशावादी धारणा, पहला पॉइंट। हॉब्स ने क्या किया था? मानव स्वभाव का एकांकी और निराशावादी चित्रण प्रस्तुत किया था। मानव स्वभाव का एकांकी और निराशावादी चित्रण प्रस्तुत किया था। वह मनुष्य को, हॉब्स क्या मानता था? मनुष्य को क्या मानता था? घोर स्वार्थी, कपटी और हिंसक मानता था। घोर स्वार्थी, कपटी और हिंसक मानता था। उसने उसकी सामाजिकता को अस्वीकार किया था। उसने मनुष्य की सामाजिकता को अस्वीकार किया था हॉब्स ने। परंतु यथार्थ में, यदि यथार्थ में देखा जाए तो, परंतु यथार्थ में मनुष्य स्वार्थी होकर भी सामाजिक है। मनुष्य स्वार्थी है लेकिन स्वार्थी होकर भी सामाजिक है, और उसमें सहानुभूति, दया, क्षमा और प्रेम की भावना पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? सहानुभूति, दया, क्षमा और प्रेम की भावना पाई जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है मानव स्वभाव संबंधी निराशावादी कारण धारणा। मानव स्वभाव संबंधी निराशावादी धारणा। हॉब्स की धारणा निराशावादी थी। हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी और हिंसक बताया है। हॉब्स ने मनुष्य को एकांकी और निराशावादी चित्रण में प्रस्तुत किया है। हॉब्स ने मनुष्य को निराशावादी एवं एकांकी माना है। परंतु यथार्थ में देखा जाए तो मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वार्थी तो है परंतु स्वार्थी होकर भी सामाजिक है। मनुष्य स्वार्थी होकर भी सामाजिक है और उसमें सहानुभूति, दया, क्षमा और प्रेम की भावना पाई जाती है। उसमें क्या पाया जाता है? सहानुभूति, दया, क्षमा और प्रेम की भावना पाई जाती है। इसलिए पहली आलोचना आई मानव स्वभाव संबंधी निराशावादी धारणा। हॉब्स की जो धारणा है मानव स्वभाव संबंध के बारे में, वो निराशावादी धारणा है। हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा निराशावादी है। दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण। प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण। हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है, हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह ऐतिहासिक तथ्य तथा युक्ति के विरुद्ध है। वह ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध है। जो उसने अपनी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वो ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकांकी और संघर्ष की स्थिति में रहता था। हॉब्स ने बताया था कि प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें मनुष्य एकांकी और संघर्ष की स्थिति में रहता था। वो किसी से भी लड़ लेता था, किसी को भी मार देता था, किसी से भी लड़ाई कर लेता था, कुछ भी कर लेता था। उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। वो कोई भी कार्य कर सकता था। तो मनुष्य एकांकी और संघर्ष की स्थिति में रहता था। किंतु समझौता होने के बाद, किंतु जैसी सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। सामाजिक बन गया और शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार अचानक परिवर्तन कैसे आ गया?
अचानक परिवर्तन कैसे आ गया, और उसने अराजकता व अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित कैसे कर लिया, अराजकता और अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित कैसे कर लिया। आलोचकों के अनुसार, आलोचक जो है वो कहते हैं, आलोचकों के अनुसार आदिम समाज की इकाई व्यक्ति नहीं, जो आदिम समाज है, जो शुरू से आ रहा सबसे प्रारंभ का समाज है, आदिम समाज की इकाई कौन है? व्यक्ति नहीं है, इकाई व्यक्ति नहीं है। हॉब्स ने व्यक्ति को माना, इकाई व्यक्ति नहीं है बल्कि परिवार था, जो संघर्ष के बजाय सहयोग की भावना से रहता था, जिसमें संघर्ष की भावना नहीं थी, सहयोग की भावना थी। तो ये कहा जाना गलत है कि प्राकृतिक, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया वो काल्पनिक चित्रण था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण काल्पनिक चित्रण था। कैसे? हॉब्स की ने जो चित्रण किया वो एक भयंकर चित्रण था, एक ऐसा चित्रण जिसमें उसने मनुष्य को एकांकी और संघर्ष की स्थिति बताई। मनुष्य की क्या बताई? एकांकी और संघर्ष की स्थिति। मनुष्य अकेला रहता था और संघर्ष करता रहता था, किसी से भी लड़ लेता था, किसी से भी कुछ भी कर लेता, संघर्ष करता रहता था। परंतु सामाजिक समझौता जैसे ही हुआ तो मनुष्य की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ गया। कैसे परिवर्तन आ गया? अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया? मनुष्य जो एकांकी और संघर्ष की स्थिति में रहता था वो अचानक अराजकता और अव्यवस्था के स्थान पर सुव्यवस्था कैसे ले आया? अराजकता और अव्यवस्था के स्थान पर सुव्यवस्था कैसे आ गई? मनुष्य सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में कैसे रहने लगा? जब संघर्ष की स्थिति में रहता था तो अचानक सामाजिक समझौता होते ही वो सामाजिक शांतिपूर्ण समाज में कैसे रहने लगा? सामाजिक हो गया और शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। और उसकी प्रवृत्ति जो थी उसमें एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया? एकाएक परिवर्तन क्यों आया? अराजकता और अव्यवस्था के स्थान पर सुव्यवस्था कैसे आ गई? तो ये सब आलोचना के कारण थे, ये सब आलोचना हुई उसकी कि इस प्रकार से अचानक परिवर्तन, मनुष्य की जो भावना है, मनुष्य की जो स्थिति है उसमें अचानक परिवर्तन कैसे आ गया। आलोचकों के अनुसार, आलोचक ये कहते हैं कि आदिम समाज जो था वो व्यक्ति से नहीं चलता था। आदिम समाज में व्यक्ति सर्वोपरि नहीं था बल्कि परिवार था, और परिवार में संघर्ष नहीं था बल्कि क्या था? संघर्ष नहीं था बल्कि सहयोग की भावना थी। सहयोग की भावना से चलता था परिवार। व्यक्ति नहीं था, परिवार था, और परिवार में संघर्ष नहीं था, सहयोग की भावना थी। इसलिए दूसरी आलोचना क्या हुई कि प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण किया मनु ने, वो काल्पनिक चित्रण किया हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स ने काल्पनिक चित्रण किया। किसका? प्राकृतिक अवस्था का। थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण किया। तो ये था 2 पॉइंट जो थॉमस हॉब्स के आलोचना के कारण बने। तो तीसरा पॉइंट है विरोधाभास, वो हम कल करेंगे।